हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए दिल को छू लेने वाली एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये मूवी एक मिडिल क्लास आदमी की लाइफ पर आधारित है कि किस तरह वो जीरो से करोड़पति बन जाता है। करोड़पति बनने के लिए उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो सभी हमें इस मूवी में दिखाया गया है। उसकी मेहनत देखकर इंसान उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। इस मूवी के अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो विल स्मिथ को इस मूवी के लिए गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। IMDb पर इस मूवी को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये मूवी आपको बहुत इंस्पायर करेगी। इस मूवी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्रिस गार्डनर की सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड है। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें क्रिस गार्डनर को दिखाया जाता है जो एक मिडिल क्लास आदमी है। क्रिस एक सेल्समैन है। उसने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर्स में इन्वेस्ट कर दी थी, लेकिन वो मशीन पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसलिए अब क्रिस को जगह जगह पर जाकर उन मशीनों को बेचना पड़ता है। क्रिस को हर महीने 4 स्कैनर्स बेचने थे, लेकिन अब उसके पास से एक भी स्कैनर नहीं बिक रहा था। इसलिए उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही थी। उसकी बीवी 2-2 शिफ्ट्स में काम कर रही थी। इस वजह से उनका रिश्ता भी अब खराब होने लगा था। क्रिस अपने बेटे के और अपने घर के एक्सपेंसेस नहीं उठा रहा था। इस वजह से वो सारा लोड अब उसकी बीवी पर आ गया था और वो अब फ्रस्ट्रेट हो गई थी। इसीलिए हर रोज क्रिस और उसकी बीवी लिंडा के बीच झगड़ा हो जाता था। एक दिन क्रिस अपना पोर्टेबल बॉडी स्कैनर बेचने के लिए निकलता है, लेकिन अचानक वो स्टॉक मार्केट के सामने रुक जाता है। क्रिस नोटिस करता है कि वहां से निकलने वाले सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। क्रिस दिल ही दिल में सोचता है कि यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग बहुत खुश हैं, इसीलिए ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। क्रिस को वहाँ दरवाजे पर एक नोटिस लगा हुआ मिलता है जिस पर लिखा था कि यहाँ पर नए एम्प्लॉय की जरूरत है। इसीलिए क्रिस वहाँ अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपने पोर्टेबल बॉडी स्कैनर को एक लड़की के पास रखकर जाता है। अंदर जाकर क्रिस को पता चलता है कि इस जॉब के लिए यहाँ पर हजारों एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तभी क्रिस नोटिस करता है कि वो लड़की उसका पोर्टेबल बॉडी स्कैनर लेकर भाग रही है। क्रिस वहाँ से जल्दी बाहर भाग जाता है। वो उस लड़की को ढूंढता है, लेकिन वो लड़की ट्रेन पकड़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इस टाइम में एक स्कैनर का चोरी होना क्रिस के लिए बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए वो निराश हो जाता है। अगले दिन क्रिस घर से एक दूसरा स्कैनर लेकर निकल जाता है। उसकी बीवी उसे कहती है कि आज तुम ये स्कैनर बेच कर ही घर आना। क्रिस उसे ओके बोलता है और अपने बेटे को डे केयर होम में छोड़कर वो स्कैनर बेचने के लिए चला जाता है। क्रिस का स्कैनर तो नहीं बिकता, लेकिन उसे वो लड़की दिख जाती है जिसने उसकी मशीन चुराई थी। क्रिस उसके पीछे भागता है। वो उस लड़की को एक बस में पकड़ लेता है और उसे अपना स्कैनर वापस ले लेता है। इसके बाद क्रिस की मुलाकात जय विसल से होती है। क्रिस ने पिछली बार स्टॉक मार्केट में जॉब के लिए जय के पास ही अप्लाई किया था। जय को कैब में बैठता देखकर क्रिस भी उसी कैब में बैठ जाता है। जय उस स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में लीड मैनेजर और पार्टनर होता है। क्रिस वो जॉब पाने के लिए जय को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जय से रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं हो रहा था, इसीलिए क्रिस उससे वो रूबिक्स क्यूब ले लेता है। जय उसे कहता है कि तुम इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तक जय अपनी मंजिल तक पहुंचता है क्रिस उस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर लेता है और इससे जय क्रिस से इम्प्रेस हो जाता है। जय के गाड़ी से उतरने के बाद क्रिस अपना पर्स चेक करता है तो उसमें बहुत कम पैसे होते हैं। इसीलिए क्रिस टैक्सी ड्राइवर को बिना किराया दिए वहाँ से भाग जाता है। वो टैक्सी ड्राइवर क्रिस का पीछा करता है। उससे बचने के लिए क्रिस एक ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन उसकी मशीन बाहर रह जाती है, जिस वजह से क्रिस को वो मशीन छोड़नी पड़ती है। इस बात से क्रिस बहुत उदास हो जाता है। तभी क्रिस रियलाइज करता है कि उसे अपने बेटे को डे केयर होम से वापस लाना था। वो भूल चुका था, इसलिए वो जल्दी जल्दी में घर आ जाता है। लेकिन घर में आकर वो देखता है कि उसकी बीवी इस घर को छोड़कर चली गई है और वो क्रिस के बेटे क्रिस्टोफर को भी अपने साथ लेकर गई है। क्रिस अपनी बीवी को कॉल करता है, लेकिन लिंडा उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देती। इसीलिए क्रिस उन्हें ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन उसे लिंडा और क्रिस्टोफर कहीं पर भी नहीं मिलते। इस वजह से क्रिस बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन वो बाहर लिंडा को देखता है। वो लिंडा से कहता है कि तुम्हें घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लिंडा जवाब में कहती है
कि ना तो तुम अपने घर का और ना ही अपने बेटे का ख्याल रख पा रहे हो। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इस बात पर क्रिस को गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर को डे केयर होम से सीधे अपने घर पे ले आता है। क्रिस एक किराए के मकान में रहता था। तभी उसके घर पे मकान मालिक आ जाता है, जो उसे कहता है कि तुमने बहुत टाइम से घर का किराया नहीं दिया है, इसलिए तुम घर खाली कर दो, मुझे यहाँ पेंट करवाना है। क्रिस उसे कहता है कि इस घर को मैं खुद पेंट करूंगा। मकान मालिक कहता है कि इसके बदले तुम यहाँ पर 1 हफ्ते तक रह सकते हो, लेकिन 1 हफ्ते में तुम्हें घर का किराया देना होगा। अगले दिन क्रिस घर में पेंट कर रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। दरअसल क्रिस की गाड़ी पर बहुत सारे पार्किंग टिकट्स आ चुके थे और क्रिस उन्हें पे नहीं कर रहा था, इसलिए पुलिस उसे अपने साथ लेकर जाती है। क्रिस के पास पैसे नहीं थे। वो पुलिस ऑफिसर क्रिस को बताता है कि तुम्हें 1 रात के लिए जेल में ही रुकना होगा। अब क्रिस अपनी पत्नी लिंडा को कॉल करता है और उसे क्रिस्टोफर को डे केयर होम से पिक करने के लिए कहता है। क्रिस अब रात के लिए पुलिस स्टेशन में ही रुक जाता है, लेकिन अगले दिन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में उसका इंटरव्यू होता है, इसलिए पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद क्रिस सीधा वहीं की तरफ भागता है। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे, उसके मुंह पर भी पेंट लगा हुआ था। वहां पर सभी लोग नए कपड़े पहन कर आए थे, लेकिन क्रिस को नए कपड़े पहनने के लिए टाइम ही नहीं मिला और ना ही उसने इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी की थी। इंटरव्यू के लिए जब क्रिस का टर्न आता है तो वो इंटरव्यूअर्स को अपनी पूरी पोजीशन बता देता है कि किस तरह वो आज रात जेल में रहकर आ रहा है। क्रिस को वो पोर्टेबल बॉडी स्कैनर्स बेचते बेचते सेल्स का थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था। वो जानता था कि सेल्समैन को किस तरह बात करनी चाहिए और अपनी बातों से वो सभी इंटरव्यूअर्स को खुश कर देता है। क्रिस को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन बाद में जय उसे बताता है कि नौकरी पाने के लिए उसे पहले 6 महीने इंटर्नशिप करना होगा और इन 6 महीनों में उसे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसके बाद क्रिस सोच में पड़ जाता है कि 6 महीनों के लिए वो अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेगा, वो कैसे अपने बेटे का ख्याल रखेगा। इसके बाद क्रिस अपनी वाइफ लिंडा से मिलता है। लिंडा क्रिस को बताती है कि उसके बहनोई ने न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, वहाँ पर उसे जॉब मिली है, इसलिए उसे न्यूयॉर्क जाना होगा। क्रिस उसे बताता है कि तुम मेरे बेटे को साथ नहीं ले जा सकती, मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ। क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए लिंडा एक आखिरी बार अपने बेटे क्रिस्टोफर से मिलकर इस घर को छोड़कर न्यूयॉर्क चली जाती है। क्रिस जिस घर में रह रहा था, अगले दिन वो उस घर को खाली कर देता है और अपनी मशीनों को साथ ले जाता है। अब क्रिस को 2-2 शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है। एक शिफ्ट में वो अपनी मशीनें बेचता है ताकि अपना खर्चा चला सके और दूसरे शिफ्ट में वो इंटर्नशिप करता है। इस इंटर्नशिप के लिए टोटल 20 लोगों को सिलेक्ट किया गया था और इन 20 लोगों में से सिर्फ एक को ही नौकरी मिलने वाली थी, इसलिए क्रिस इस नौकरी को पाने के लिए अपना दिन रात एक कर देता है। दूसरी तरफ फ्री टाइम में क्रिस को अपने बेटे का भी ख्याल रखना पड़ता था। वो रातों में जाकर अपने इंटर्नशिप के लिए पढ़ाई करता था, लेकिन एक बार फिर से उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है जब उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में मौजूद पैसे बैंक ने सीज कर दिए हैं, क्योंकि क्रिस ने बहुत टाइम से लोन का इंटरेस्ट नहीं भरा था। अपनी मशीनें बेचकर उसने जो पैसे जमा किए थे वो भी बैंक ने उससे छीन लिए। एक दिन क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर को पार्क में एंजॉय कराने के लिए ले जाता है। वहाँ पर उसकी नजर एक पागल आदमी पर पड़ती है जिसके हाथ में क्रिस की मशीन होती है। वो पागल आदमी क्रिस की मशीन को टाइम मशीन समझ रहा था। क्रिस उससे वो मशीन ले लेता है क्योंकि उस मशीन को बेचकर क्रिस बहुत दिनों के लिए अपना खर्चा चला सकता है, लेकिन वो मशीन खराब होती है। जिस जगह पर क्रिस अपने घर से शिफ्ट हुआ था वहाँ से भी क्रिस को निकाल दिया जाता है। वहाँ का मकान मालिक क्रिस का सामान बाहर फेंक देता है क्योंकि क्रिस ने वहाँ पर भी कुछ दिनों से रेंट नहीं भरा था। अब क्रिस निराश होकर वहाँ से भी वापस लौट जाता है। क्रिस एक रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। उसके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और ना ही होटल में जाने के लिए उसके पास पैसे थे, इसलिए वो रेलवे स्टेशन पर एक वॉशरूम में चला जाता है और वहीं पर अपने बेटे को सुलाता है। वॉशरूम के अंदर क्रिस बहुत रोता है। ये सीन देखते देखते मेरी आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे। ये सीन मूवी में बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। अब अगले दिनों तक क्रिस रात में भिखारियों के लिए बनाए गए शेल्टर होम्स में सोता है। क्रिस की हालत भी अब एक भिखारी जैसी हो गई थी। उसके पास एक आखिरी मशीन थी, लेकिन वो मशीन खराब हो चुकी थी, इसीलिए क्रिस को उस मशीन को ठीक करना था, लेकिन उसके लिए सामान खरीदने के लिए क्रिस के पास पैसे ही नहीं थे। क्रिस रातों में जाकर इंटर्नशिप के लिए पढ़ाई करता है।
क्रिस जहाँ पर भी जाता है वो अपना सामान साथ लेकर जाता है, क्योंकि सामान रखने के लिए उसके पास कोई जगह ही नहीं थी। अब क्रिस को इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हुए 6 महीने बीत जाते हैं और अब उनके एग्जाम का दिन आ जाता है। क्रिस अपना पेपर जल्दी सबमिट करता है क्योंकि उसे अपने बेटे को डे केयर होम से वापस लाना था और आज रात के लिए क्रिस को शेल्टर होम से कमरा भी नहीं मिलता। इसीलिए क्रिस एक ब्लड बैंक में जाकर अपना ब्लड भेज देता है, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो मशीन को ठीक करने के लिए कुछ सामान खरीदता है। अगले दिन क्रिस को शेल्टर होम में एक बेड मिल जाता है। उस बेड पर वो अपने बेटे को सुला देता है और खुद रात में ही मशीन को ठीक करने की बहुत कोशिश करता है। उस मशीन पर बहुत टाइम गुजारने के बाद क्रिस की वो मशीन ठीक हो जाती है और अगले दिन क्रिस उस मशीन को बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों से क्रिस अपने बेटे को भरपेट खाना खिलाता है। अब क्रिस को इस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हुए कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब वो स्टॉक एक्सचेंज में आता है तभी उसके पास जे आता है। जे उसे कहता है कि आज अनाउंस होने वाला है कि 20 लोगों में से वो जॉब किसको मिलेगी। इसके बाद क्रिस को टेंशन होने लगती है। वो अपने क्लाइंट से बात करने लगता है, लेकिन तभी उसे ऑफिशियल्स द्वारा अंदर बुलाया जाता है, जहां पर वो क्रिस से पूछते हैं कि आज तुमने नई शर्ट क्यों पहनी है। क्रिस उन्हें बताता है कि आज खास ओकेजन है, इसीलिए मैंने आज नई शर्ट पहनी है, लेकिन अगले दिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पहनना है। तभी वो ऑफिशियल उसे बताता है कि अगले दिन भी तुम यही शर्ट पहनकर यहाँ आओगे, यानी ये जॉब हम तुम्हें ही दे रहे हैं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। ये खुशखबरी सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फाइनली उसकी मेहनत, उसका स्ट्रगल कामयाब हो जाता है। क्रिस को ये जॉब इसलिए नहीं मिली थी कि उसने एग्जाम देने के लिए मेहनत की थी, बल्कि उसे ये जॉब इसलिए मिली थी क्योंकि उसने कंपनी के लिए नए क्लाइंट्स तैयार किए थे, जिनसे कंपनी को करोड़ों का फायदा होने वाला था। एक बार जब क्रिस अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए गया था, तब क्रिस के साथ उसका बेटा क्रिस्टोफर भी था। उस क्लाइंट ने क्रिस को अपने साथ एक रग्बी मैच देखने का ऑफर किया था। क्रिस उसके साथ जाकर उसके सभी दोस्तों से मिला था और क्रिस ने उन सभी को इम्प्रेस कर लिया था। यानी नौकरी मिलने से पहले ही क्रिस ने बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स बना लिए थे जिनसे कंपनी को करोड़ों का मुनाफा होने वाला था। अब नौकरी मिलने के बाद क्रिस की खुशी 7वें आसमान पर होती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी भर की मुश्किलें आसान हो जाती है। अब वो अपने बेटे को खुश रख सकेगा, वो उसे एक अच्छी लाइफ दे सकेगा। और इसी के साथ ये मूवी भी समाप्त होती है। एपिलॉग में हमें बताया जाता है कि उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद 1987 में क्रिस गार्डनर ने गार्डनर रिच नाम से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी स्टार्ट की थी, जो बाद में एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। मूवी के लास्ट में हमें असली क्रिस गार्डनर की एक झलक दिखाई जाती है। इसी के साथ मैं आप सभी दोस्तों से अलविदा चाहूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।